मुझे पता है हफ्ते में 2 दिन क्लास है। एक लेक्चर हो गया अपना, एक लेक्चर आज है, उसके बाद इस महीने में 7 लेक्चर बचे बस। इस महीने थर्मोडायनामिक्स ही होगा, पूरी हो जाए हाँ 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 पूरी हो जाए लेकिन पता नहीं कम लेक्चर है। इस बार केमिस्ट्री के 4 लेक्चर कर दिए, सैटरडे को केमिस्ट्री नहीं रखी है। हाँ ऐसा देखिए सैटरडे को नहीं केमिस्ट्री आपको वो भेज देंगे ना शेड्यूल आ गया सर। हाँ बिल्कुल छुट्टी में बोले क्या आज इतना बोले तो क्या है आ गया दिवाली सर आपको टेस्ट के लिए बोला गया कल अंशु सर के पास बोला है टेस्ट आपका 10 बोला था 10 आई थिंक नहीं इसका टेस्ट उन्होंने बोला है ये फिर अलग अलग हो गए इसका टेस्ट बोला है 10 के बाद 10 वो अलग अलग टेस्ट है। 10 नवंबर को तो है जियोलॉजी का टेस्ट हमारा। हाँ यस बता दिए 23 को है फिजिक्स का और 30 को है केमिस्ट्री का। ठीक है ये है सर कोचिंग के टाइम पर ही होगा टेस्ट। हाँ सेकंड क्लास में टेस्ट जो है वो 3:30 to 5 3:30 to 5 है वो टेस्ट है वहीं पर। चलो हम लोग बात करते हैं, हमने बात करा था इससे पहले क्या एक्सपेंशन, किसकी बात करी थी बच्चों? एक्सपेंशन मतलब कोई चीज़ को अगर हम टेम्परेचर लेंगे तो टेम्परेचर देने पर क्या होता है इंक्रीमेंट क्या होता है इंक्रीमेंट। ठीक है तो अगर इंक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशन यानी इंक्रीज। उसमें मैंने आपसे फ्रैक्शन के लिए फार्मूला दिखाया था। फ्रैक्शन में सिर्फ क्या होता था अगर तुम्हारी परसेंटेज चेंज इन लेंथ पूछी जाती है तो आप क्या लिखते हैं डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100 इंटू कितना परसेंटेज में ऐसे था। ये किसका था ये लेंथ का था। अगर एरिया का होता तो अल्फा की जगह बीटा होता, अगर बालून होता तो अल्फा की जगह गामा होता। हम लोग रिलेशन जानते थे, क्या रिलेशन था हमारा? रिलेशन था अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1:2:3 ठीक है ये रिलेशन। ठीक अब मैं तुम लोगों से एक बोला था आज की आप भी जो क्लास चल रही है कि 2 बजे से स्टार्ट हुई है, 2 से लगभग 2:40 तक तो नॉर्मल क्लास चल रही है। नॉर्मल का मतलब है चल रही 2:40 के बाद जब तक हो पाएगा जब उसके अगले में बढ़ूंगा ना
अब वो जिसने नहीं पढ़ा, अब फिर वो ये सोचेगा पता नहीं अगले उससे जब कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँगा उसको समझ में नहीं आएगा क्या होता है, पूरी थर्मोडायनामिक्स हो जाएगी। तो मैंने बच्चों से यही कहा था कि कुछ भी हो जाए फिजिक्स की क्लास को मिस मत करना, ठीक है। चलो बच्चों ये हो अब देखो, चलो इसके एक का अपन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में इसमें अगले बढ़ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, एक मीटर रॉड जहां पर भी लिख के आया मीटर रॉड, समझ जाओ कितनी लेंथ है, 1 मीटर, ठीक है। ए मीटर रॉड, हाँ ऐसे देखो, ए मीटर रॉड ऑफ सिल्वर at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, a meter rod of silver at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, is 0 डिग्री सेंटीग्रेड, is 0 डिग्री सेंटीग्रेड, heated, हाँ heated, heat दिया गया to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, heated to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। Its length increased by 0.19 सेंटीमीटर, 0.19 सेंटीमीटर, 0.19 सेंटीमीटर। Find the coefficient of balloon expansion. Find the coefficient of balloon expansion. Find the coefficient of balloon expansion. balloon का मतलब क्या हो गया, गामा, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन में ये दे रखा है और तुमसे balloon expansion पूछा। अब सोचने वाली बात है सर, उसमें balloon expansion हम लोग निकाले कैसे। सबसे पहले तुम्हें ये देखो दे क्या रखा है, तुमसे कहा 1 मीटर रॉड है, यानी कि इनिशियल लेंथ तुम्हें कितनी दे रखी है, 1 मीटर, 1 मीटर दे रखी है ना, 1 मीटर इनिशियल लेंथ दे रखी है। उसके बाद में तुमसे कहा गया कितनी लेंथ का चेंजमेंट आ गया, 0.19 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। सर टेम्परेचर का जो चेंजमेंट है डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, 100 माइनस 0 यानी कि 100, ठीक है। ये सर मैंने तो बस ये पढ़ा था, कभी भी अगर लेंथ में इंक्रीमेंट होता है यानी कि लीनियर एक्सपेंशन, अगर कभी भी लीनियर एक्सपेंशन होता था तो सर डेल्टा एल इक्वल टू फार्मूला होता था एल अल्फा इनटू डेल्टा टी, क्या तो नहीं होता था ये भाई, मुझे डेल्टा एल पता है ना, डेल्टा एल पता है, तो अगर डेल्टा एल पता है तो मैं कहूँगा सर फार्मूला क्या होगा था, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा इनटू डेल्टा टी, सिंपल सी बात। अब अगर मैं इसमें अल्फा की वैल्यू निकालूं, क्यों, क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, सर डेल्टा एल की वैल्यू है 0.19 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एल है 1 मीटर और ये हो गया 100, डेल्टा टी क्या हो गया 100, 100 मीन्स होता है 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर प्लस 2, 10 की पावर प्लस 2, यहाँ 10 की घात 2 हो गया, तो ये 10 की घात 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 4। तो फिर अल्फा की वैल्यू जो मेरे पास में आई वो क्या आई, 10 की घात माइनस, क्या तुमसे अल्फा पूछा गया था, नहीं, तुमसे क्या पूछा, अगर तुमसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछा गया होता तो तुम चुपचाप अल्फा बराबर ये आंसर 4 में से देख के टिक लगा देते, 4 में से कुछ देखते और टिक लगा देते, ठीक है। अच्छा होता है, अब तुमसे क्या पूछा गया था सर, बालून एक्सपेंशन यानी कि गामा, तो तुम्हें मैंने कल लिखवाया था, आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि गामा इक्वल टू क्या होता है सर, 3 गामा इक्वल टू 3 अल्फा, तो 3 ऐसे ही अल्फा की वैल्यू हो गई 0.19 इंटू 10 की पावर माइनस 4,
19 दिया और 57 तो बोलो ना इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर आया गामा का। ठीक है, जब तुम इस क्वेश्चन को करते हो तो जब उसमें क्या पूछा था, वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्या पूछा था, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो आपको पता है गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है। अगर यही पूछता एरियल एक्सपेंशन तो हम क्या करते, तो गामा इक्वल टू क्या होता, 2 अल्फा। ठीक है, और अगर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछता तो लीनियर एक्सपेंशन ही अल्फा है। अल्फा ही क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। सर क्या 100 200 क्यों, सिल्वर एंड 0 क्वेश्चन क्या करना है, 200 नहीं 100 ही हुआ है। देखो अगर आपने बच्चे अगर आपने 200 लिखा है तो आप 200 करो, ठीक है, मैंने जिसने 100 लिखा है वो 100 करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये होता है लीनियर एक्सपेंशन। तो इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाए। ठीक है, अब बताओ रेम्बल, मुझे तुम टेम्परेचर का इवोल्यूशन बताओ, मतलब मुझे डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में करना है, फारेनहाइट को केल्विन में करना है, तो मैंने कोई एक यूनिवर्सल फार्मूला लिखाया था परसों मेरी क्लास में थी, एक फार्मूला कुछ लिखा था। हाँ यहाँ से आएगा तुमने क्या लिया था, यहाँ से जाने के बाद तुमने क्या लिया था, तो अब तुम लोग, मैं आपसे कहता हूँ, अब आप लोग बड़े हो, ठीक है, आप बड़े हो तो इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारियों को समझो और मेहनत से पढ़ा करो। मैंने कहा जो मैं क्लास में पढ़ा दिया है वो आपको याद होना चाहिए, और मैंने आपसे इस बात की गारंटी कही कि अगर आप पर डे मेरी हर एक क्लास लोगे फिजिक्स की, ठीक है, तो आखिरी वाले दिन तुम्हें एक एक फार्मूला याद होगा, एक एक फार्मूला, पूरी की पूरी बात तुम्हें पूरी 15 मिनट मुझे मुँह जमानी याद होगी, वो बात अलग है, तुम 10 दिन बाद पूरी भूल जाओ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कोलिजन वाला, कभी वैसे एग्जांपल दूं कोलिजन वाला चैप्टर या ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, मुझे पूरा पता है कि तुम लोगों को एक हर एक बच्चे को मुँह जमानी सारी चीज़ें याद हैं, सारे फार्मूला याद थे, सब कुछ याद थे। कोलिजन वाले में तो इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन थे, तगड़े फार्मूला थे वेलोसिटी के, वो सब तुमको याद थे, अब सब भूल गए, ये बात अलग है। लेकिन आपको आफ्टर चैप्टर तुम्हें याद रहेगा। और भूल क्यों जाते हो, भूलने का मेन रीजन ये है कि एक आदमी तुम्हारे सामने, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया, मतलब रिश्तेदारी का तुम्हें कोई रास्ते में मिला, तुमने उसे देखा, हाय हेलो करी, नाम वाम पूछा, चले गए, दोबारा कभी तुम्हें मिला ही नहीं, तो तुम उसे भूल जाओगे, उसका नाम ही भूल जाओगे एक हफ्ते बाद कि उसका नाम क्या था। अब वो आदमी तुम्हें भले तुमसे बात ना करे लेकिन पर डे तुम्हें दिखे तो तुम उसका नाम याद रखोगे। कभी ऐसे ही फार्मूला के साथ में है, फार्मूला जब तुमने एक बार पढ़ने के बाद तुमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी तो तुम आदमी की शक्ल भूल जाते हो और फार्मूला की शक्ल तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। और तुम अगर पर डे नहीं लगा करो, हर तीसरे दिन दूसरे दिन तीसरे दिन मान लो, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है, या संडे ही संडे सुन लो, संडे ही संडे अगर तुम उसे रिक्वायर करोगे, याद करते रहोगे तो सारे के सारे याद हैं। और नीट की फिजिक्स पूरी फार्मूला पर टिकी है, आईआईटी की फिजिक्स वो फार्मूला पर नहीं टिकी है, आईआईटी की फिजिक्स टिकी है कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, और नीट की फिजिक्स पूरी की पूरी फार्मूला पर टिकी है। जो मैंने आपको वो किताब भेजी, मैंने कहा अगर तुमने वो किताब ढंग से कंप्लीट कर ली तो 50 में से बड़े आराम से आप 35 प्लस क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। और एक मैं आपको एक और बात बताऊं, देखो हर एक एग्जाम का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आप कोचिंग सेंटर्स का देखेंगे, ठीक है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स हैं, अब इसके सामने क्या नाम है कोचिंग सेंटर, मैंने वहाँ पर देखा वो बवाल ज़्यादा लिखवाते हैं, बवाल कौन सा जिसका आने से कोई औचित्य नहीं है, जो कभी जिंदगी में कभी पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा, ठीक है, बवाल लिखवाते रहते कॉपी भरती रहती है, तो जो कभी पूछा ही नहीं जाएगा तो उसे लिखवाने से क्या फायदा। अब अगर मैं यही नीट को आईआईटी के लेवल पे ले जाऊँ क्वेश्चंस को,
आईआईटी लेवल का, आईआईटी लेवल के डेरिवेशन ले लो, कोई फायदा नहीं, वही पूछ ही नहीं जाएंगे भाई। वो क्वेश्चन का हर चीज़ का एक समय देखा जाता है, ठीक है। एक तुम्हें रेस करवानी है, मान लो एक रेस करवानी है, तुमने कहा 5 किलोमीटर की रेस होनी है, बोले तुमने कहा 5 किलोमीटर की रेस 2 मिनट में पूरी कर दी, कौन कर देगा? कोई नहीं करेगा। तो भाई जो रेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी तो ये बात सोच रहा है कि हाँ 5 किलोमीटर की रेस 2 मिनट में कैसे कंप्लीट हो जाएगी, तो वो उसी हिसाब से ट्रैक बनाएगा जो 2 मिनट में कंप्लीट कर सके इंसान। तो वो कितने का बनाएगा? 400 मीटर का बनाएगा उल्टा, ठीक है। वो 5 किलोमीटर क्यों 2 मिनट में कहेगा? कतई सेम पर्पस ही है। जब नीट वाला जब एग्जाम बनाता है एनडीए तो वो ये सोचता है हर वो क्वेश्चन लगता है जो 1 मिनट में हो जाए, ठीक है। और बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं तो 1.5 मिनट में तो हो जाए। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं रखता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें तुम्हें 5 मिनट लगती और 5 मिनट लगने वाला क्वेश्चन हार्ड होगा। तो कतई कैसा लगेगा? कतई सिंपल क्वेश्चन लगेगा जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते पूरी तरीके से। अब मैंने तुमको जैसे डीसी पांडे की बात बोली, ठीक है। डीसी पांडे के बाद जो भी बंदा, अगर कोई बंदा कहीं कोचिंग कर रहा हो, ठीक है, और कहीं कोचिंग कर ली हो 2-4 साल पहले, उससे तुम कहना कि अपन डीसी पांडे लगा रहे हैं, तो इस बात की गारंटी कर रहा हूँ कोई बंदा ये कह ही नहीं सकता कि तुम बेकार किताब लगा रहे हो, क्योंकि ये किताब प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है सारी किताबों की बात है नीट के बारे में, ठीक है। आईआईटी के मामले में तो थोड़ा अलग सिस्टम है, कुछ किताबें अच्छी हैं, कुछ किताबें इसमें खराब भी, क्योंकि आईआईटी में 5 वॉल्यूम हैं इसके फिजिक्स के, तो ये सबसे बेटर किताब है। 50 की 50 क्वेश्चन तुम्हारे इससे फंसने 100% कोई रोक नहीं, और 50 रुपये में 45 का। तो आपके सामने 2 लक्ष्य, एनसीईआरटी बायोलॉजी खत्म कर दो, मैंने तो पहले ही बोला सिलेक्शन बहुत आसान है, ठीक है, हुआ बना रखा है। एनसीईआरटी बायोलॉजी की ऐसी खत्म कर दो कि 9 to 9 आपको याद हो कि अच्छा वो लाइन कहाँ पर आई है, वहाँ पर आई है, ऐसे पूरी की पूरी लाइन टू लाइन। और बाकी अंशु सर पढ़ाते हैं बहुत बड़े, मुझे पता है कि अंशु सर मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं, ये बात मैं जानता हूँ, ठीक है। तो आप उनके कॉन्सेप्ट पे चलते रहो आराम से, जैसे वो चला रहे हैं, वो आपको नंबर 350 प्लस दिला देंगे अगर आप उनके साथ में रहोगे, 350 प्लस नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और मैं कहता हूँ सिर्फ आप डीसी पांडे कर लो, डीसी पांडे करो, 160 प्लस नंबर कोई होगा ही नहीं किसी की, अगर क्वेश्चन गलत नहीं करा हो तो, क्योंकि 1-2 तुम्हारी छोटी मोटी गलती होगा, और इनको मिला दो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में करो सिर्फ, और कुछ नहीं। और बाहर कोई हवा नहीं पढ़ाया जाता है, ये भी हम बता दें, ठीक है। तो जो लोग मान लो कहीं जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, कोटा उटा जा रहे हैं, सब बर्बाद। सिलेक्शन रेशियो देख लो आपका, सिलेक्शन रेशियो नहीं, बस उन लोगों का क्या अंतर है, आप लोगों का क्या अंतर है। आप लोगों को यहाँ आकर थोड़ा घर भी देखना पड़ता है, वहाँ को घरों में देखना पड़ता है, ठीक है। वो बस अपने मैच में जाके खाते हैं, खाना खाने के बाद पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं। और अब तो कोई पढ़ता ही नहीं है, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं जब से मोबाइल आया है, ये सिस्टम है। तो बस आप लोग अपने उसको फोकस करो, जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसी चीज़ को करो, ठीक। याद होना चाहिए कल का, जब भी अगली क्लास होगी बुधवार को, नहीं मंगलवार, ठीक है। तो याद होना चाहिए कि फार्मूला समझ, ठीक है। चलो, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन, तो गामा की वैल्यू हम इस टाइप से ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो सर जी एक बार बताओ, अगर मेरा टेम्परेचर चेंज इन केल्विन में होता, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में ना होता, किस में होता? केल्विन। तो यहाँ पर मेरा क्या आता? डिग्री सेंटीग्रेड की जगह अपन का आता केल्विन, तो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन। अगला एंड डालना, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। एंड डालो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। देखो अगर मैं कोई भी मेरे पास में गैस है, अगर उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है? इंक्रीज, ठीक। Then volume also increase.
बालून का बी डैश इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा, क्या हो जाएगा? बी डैश इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा, ठीक है। तो बालून भी तुम्हारा क्या होता है? इंक्रीज। लेकिन अगर मैं डेंसिटी के टर्म से लूं, डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है? कम। डेंसिटी डिक्रीज होती है। इससे पहले तुम लोग बता चुके हो, ठीक है। और मैंने वो एग्जांपल लिया था, वो खोया वाला और वो दूध वाला, ठीक है, एग्जांपल। तो डेंसिटी जो होती है वो रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा इनटू डेल्टा, ठीक है। तो डेंसिटी एक ऐसी चीज है, डेंसिटी एक ऐसी चीज है जो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है? कम होती है, ठीक है। बालू बढ़ता है, लीनियर एक्सपेंशन बढ़ेगा, एरियल एक्सपेंशन बढ़ेगा, बालू में एक्सपेंशन भी बढ़ेगा, लेकिन कम क्या होती है? डेंसिटी। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या हो जाती है? तुम्हारी कम होती है, ठीक है, डेंसिटी कम होती है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी तुम्हारी कम होती है। अब देखो सर, अगर मैं डेंसिटी की लूं, जैसे हम लोग पहले करते थे, तो इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस रो नॉट गामा इंटू डेल्टा टी। सर इसको अगर मैं इधर लाऊं, इसको इधर लाऊं, तो रो डैश माइनस रो नॉट बराबर माइनस रो नॉट गामा इंटू डेल्टा। अगर रो नॉट को मैं नीचे ले गया, रो डैश माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, तो माइनस गामा इंटू डेल्टा। ये चेंज इन फ्रैक्शन है, ये डेंसिटी का क्या है? फ्रैक्शन। डेंसिटी का क्या है? फ्रैक्शन, ठीक है। सर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारा जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। बढ़ने की जगह डेंसिटी क्या हो रही है? कम। तो माइनस शो करता है कि डेंसिटी तुम्हारी बढ़ने की जगह डेंसिटी हो रही है कम, ठीक है। तो डेंसिटी कम होगी। फिर इसमें एक क्वेश्चन लिखना, इसे लिखने के बाद हमेशा डिक्रीज होगी सर, हमेशा डिक्रीज होगी। डेंसिटी हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्वेश्चन लिखना, ठीक है। देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है सर? गामा। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन 49 into 10 की पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। 49 into 10 की पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। What is the fraction change? What is the fraction change? What is the fraction change in its density? What is the fraction change in its density? In its density to rise the temperature, to rise the temperature, to rise the temperature 30 degree centigrade, to rise the temperature 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर दिया, बताओ। आप सोचो सर जी, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? कौन सा लगेगा सर जी? अरे फ्रैक्शन पूछा है तो यही तो लगेगा, यही लगेगा सर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव। तो
सर अगर फ्रैक्शन पूछा तो रो डैश माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू गामा इनटू डेल्टा टी। सर गामा की वैल्यू आपने बता दी 49 इनटू 10 की पावर, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 तियां 27 के 4 तियां 12 और 2 इनटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। अगर देखो 1 2 3 तो 1.47 इनटू 10 की पावर -2 ये फ्रैक्शन आया। और फ्रैक्शन की कोई यूनिट फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये फ्रैक्शन आया, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन आया बच्चों, देखो मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 तो 3 कम कर दिए तो कितने बचे 10 की पावर -2। दूसरी चीज अगर इसमें पूछता चेंज इन डेंसिटी इन परसेंटेज में, चेंज इन डेंसिटी किसमें परसेंटेज में, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई हो जाती सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई हो जाती। तो 100 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आंसर आता 1 पॉइंट, किसने लिखा था ये 1 क्यों हैं क्यों क्यों क्लास में हिसाब से होगा, ठीक है। 1.47 इनटू 10 की पावर -2। तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर भी दूं सर तो आंसर क्या आएगा 1.47, ठीक है। फ्रैक्शन है तो इस हिसाब से, और फ्रैक्शन नहीं है तो सिर्फ 100 से क्या कर देंगे अपने को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा हो गए। उसके बाद हेडिंग डालना बाई मेटेलिक स्ट्रेट, बाई मेटेलिक स्ट्रेट, बाई मेटेलिक स्ट्रेट, बाई मेटेलिक स्ट्रेट STRIP, बाई मेटेलिक स्ट्रेट। चलो देखो बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब क्या है, कोई भी दो चीजें, तुमने 10 रुपए का सिक्का देखा है, 10 रुपए का सिक्का बीच में पीला होता है, चारों ओर पीला होता है, तो बीच में कोई और मटेरियल, चारों ओर कोई और मटेरियल, यही तो होता है। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब ये है मेरे पास कोई दो स्ट्रिप्स हैं, सेम लेंथ दोनों की क्या है सेम, और एक के ऊपर एक चिपका दी गई है, ठीक है। ये गर्म करके चिपका दी है, ऐसे चिपका दिया, एक दूसरे के ऊपर गर्म करके क्या कर दिया चिपका दिया, ठीक है। अब सोचो सर अगर ऊपर कॉपर है और नीचे क्या है आयरन, ऊपर कॉपर नीचे आयरन, बाई मेटेलिक का मतलब होता है कि दो मेटल से बनी हुई है कोई छड़, उसे हम क्या बोलते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं, बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। अगर वैसे तो एग्जाम्पल नॉर्मली तो कठिन हो जाएगा, लेकिन तुम्हें आम जिंदगी में हमारा 10 रुपए का सिक्का होता है, वो भले लंबा नहीं होता लेकिन गोल होता है, तो उसके बीच में कोई और मेटल होता है, जो चारों तरफ कोई और मेटल, ठीक है। तो वो एक प्रकार से क्या है बाई मेटल, ठीक है, बाई मेटल दो मेटल। अब देखो यहाँ पर कॉपर और यहाँ पर आयरन, मैं जानता हूँ अल्फा जो होता है वो कॉपर का ज्यादा होता है, इससे आयरन अल्फा ज्यादा होता है कॉपर का एज कंपेयर टू आयरन। अब सोचो सर इसका टेम्परेचर कुछ था, इन दोनों का टेम्परेचर मैंने मान लिया T1। अब मैंने क्या किया, इसे मैंने हीट देना स्टार्ट किया, हीट दिया तो ये गर्म हो गया। अगर ये गर्म हो जाएगा इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगी इंक्रीज। इनिशियली लेंथ दोनों की क्या है सेम, इनिशियली दोनों की लेंथ सेम है। अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा इंक्रीज होगा कौन सा कम इंक्रीज होगा। तो सभी हम तो सीधे जानते थे LS इक्वल टू L1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा T, दोनों का टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर तो सेम है सर, इनिशियल लेंथ भी सेम है, तो जिसका अल्फा ज्यादा उसकी फाइनल लेंथ ज्यादा।
जिसका अल्फा कम उसकी फाइनल लेंथ कम। सिंपल सी बात, ठीक है। तो सर कौन सा ज्यादा, ये ज्यादा इंक्रीज होगा, लेकिन इसका साथ थोड़ी ना छोड़ देगा। अगर ये ज्यादा तेजी से इंक्रीज भी हो जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि कॉपर ऐसे रह जाएगा और आयरन ऐसे रह जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। कि कॉपर बिकॉज अभी वो तो फैल गया, आयरन बेचारा ऐसे ही रह गया, तो आयरन ऐसे ही रहेगा। तो देखो क्या होता है, अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होगा, ये जो चेंज हो जाएगी, और ये कैसे चेंज हो जाएगी, ऊपर कॉपर नीचे आयरन, ऊपर कॉपर नीचे आयरन। देखो सभी ये ज्यादा होगी और ये क्या होगी, कम, ठीक है। तो इस टाइप से ये, इस टाइप से ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी इस टाइप से। अब इसी टाइप पे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछा जाता कि मान लो अगर मैं कॉपर को नीचे कर देता, कॉपर को कहाँ कर देता, नीचे, आयरन कहाँ होता, अब नीचे वाला ज्यादा होता, नीचे वाला तो कैसे बनता सर, ऐसे गाड़ियाँ की तरह। तो ऐसे बनता, तो ऐसे बनता नहीं बनता, फिर तुम्हारा इस टाइप से बनता, ठीक है। तो ये होता है। तो बाई मेटालिक स्ट्रिप्स में ये उतार लेना, उसके बाद हम बात करेंगे। बाई मेटालिक स्ट्रिप से स्टार्ट से, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम, टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम। अब बच्चों एक बात समझो, तुमने कभी घड़ी की दुकान पे गए होगे, ठीक है। पहले की जो घड़ियां हुआ करती थी, जब सेल का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, सेल जानते हो अभी तो घड़ी सेल से चलती है ना सारी, अब सेल से घड़ी चल रही है। तो पहले जब सेल का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, घड़ी को उस टाइम पे भी थी, तो कोई थी सूर्य वाली घड़ी, सूर्य वाली घड़ी थी। तो सूर्य वाली घड़ी तो चलो सही है भैया, तो तभी तो बता पाए कि टाइम तक सूर्य होगा, जब सूर्य नहीं होगा तब दिखता है। तो वो वाले तुमने घड़ी देखी होगी रेत वाली, अरे मूवी देखी होगी जिन्नत की, तो जिन्नत की मूवियों में वो रेत वाली होती है, ठीक है। तो तुमने वो रेत वाली देखी होगी। तो रेत वाली में एक प्रॉब्लम थी, एक बार ऊपर से नीचे रेत जैसे खत्म हो तुरंत उसे चेंज करो, अब तुरंत चेंज नहीं करा, ठीक है। तो रात में उसका इंतजार थोड़ा करते रहोगे कि कल ये खत्म होगा, कब हम कब चेंज करें। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम। तो बात एक घड़ी बनाई गई कुछ पहले, घड़ी तो बहुत चली थी घड़ी, बहुत, जो थी सिंपल पेंडुलम से, सिंपल पेंडुलम से घड़ी बनाई। अब सर सिंपल पेंडुलम से कैसे घड़ी बनाएंगे, तुमने ये घड़ी आज भी देखी होगी, लेकिन आज के जमाने में ये घड़ी सिंपल पेंडुलम से ना चले, किससे चल रही है, सेल से चल रही है, सो के लिए बना दी गई, इसलिए बना दी है सो के, ठीक है। जैसे पहले जमाने में तुम देखते थे किसी बहुत पुराने घर में, यहाँ पुराने घर में, ठीक है, जो आपके बहुत पुराना घर, उसमें देखना गेट के अगले को 12 सिंगा की वो लगा देते थे, ठीक है। आज भी आ रही है कंपनी, लेकिन आजकल जिसकी आ रही है प्लास्टिक की बनी हुई आ रही है, वो प्लास्टिक से बनाई जाती है, सो के। पहले रियल थी वो, पहले रियल बनी हुई, ठीक है। ये अब देखिए, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम, सर आपने घड़ी देखी होगी, ऐसे मेरा घड़ी है और घड़ी के नीचे यहाँ पर देखा होगा एक
घड़ी के नीचे ऐसे एक पेंडुलम होता है जो इधर जाता है और इधर जाता है, ठीक है, जो 20 से कनेक्ट होता है। ऐसे घड़ी देखी होगी तुमने, ऐसे ये घड़ी है, ठीक है, ये ट्रैकिंग है। तो इन घड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, क्या इन घड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि सर यहाँ पर जो ये चलती थी वो चलती थी इस पेंडुलम के आधार पर, ठीक है, वो चलती थी इस पेंडुलम के आधार पर। अब सबसे बड़ी बात ये सर, इस पेंडुलम के आधार पर चलती थी, अगर पेंडुलम की लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होता था, चेंज। क्योंकि सर टाइम पीरियड का फार्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए T = 2π√L/G, ठीक है, बहुत क्वेश्चन कराए सिंपल पेंडुलम, T = 2π√L/G होता है सर, सिंपल सी बात है ना जान। अब देखिए अगर लेंथ चेंज हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आई सर, जैसे ही अभी तो टेम्परेचर ठीक है, अब ठंडी पड़ी टेम्परेचर क्या हो गया, कम, टेम्परेचर कम तो लेंथ कम, ठीक है, गर्मी पड़ी टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा, तो लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा, और लेंथ ज्यादा तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, चेंज, चेंज, ठीक है। तो किस हिसाब से चेंज हो रहा था हमने देखो बेटा, अगर टेम्परेचर राइज हो गया, राइज का मतलब बढ़ गया, ठीक है, मैंने माना इफ इंक्रीज टेम्परेचर डेल्टा थीटा, सर यहाँ पर डेल्टा थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टी है ना, ये टेम्परेचर, ये टाइम पीरियड है सेकंड वाला, और ये क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। इस वाले में टेम्परेचर को हम क्या लेंगे, डेल्टा थीटा। अगर यहाँ पर भी मैंने डेल्टा टी ले लिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे स्टीम और स्टीम, ठीक है, इसलिए मैं ये अगर इतना हो गया तो सर लेंथ कितनी हो जाएगी, तो L डैश L 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ये तो हो जाएगी भाई। डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज हुआ तो जो नई लेंथ हो गई L डैश L 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है सर, चलो ये हो गया। अब अगर बात की जाए तो अब लेंथ चेंज हो गई होगी, तो अब मैंने जो टाइम पीरियड मान लिया, नया टाइम पीरियड T = 2π√L 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन नीचे क्या है, G। अगर मैं इसको लिखूं √L/G ऐसे रहने दिया, और बाकी जो है वो मैंने, एक ही तो बात है सर जी, अरे इसे मैंने √ में लिख लिया है और इसको भी मैंने क्या लिख लिया है, √ में, और दोनों है तो गुणा में ही। तो ये क्या था तुम्हारा, इनिशियल, यानी कि T √1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा। सर अगर इस T को मैं इधर लाऊं तो T डैश अपॉन T बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा की घात 1/2। अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, ये नीचे आ गया 1/2। सर अब यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, तुम लोगों को कुछ नहीं, बाइनोमियल कुछ नहीं याद करना है, ठीक है, कैसे लगता है कैसे नहीं, सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है, अगर यहाँ 1 हो, फर्स्ट क्या हो 1, और ऊपर कुछ भी पावर हो, ऊपर वाली पावर की गुणा दूसरे वाले के साथ होगा, बस इतना याद, ठीक है। तो यहाँ पर T डैश अपॉन T 1 प्लस इसके साथ में गुणा करोगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं 1 को इधर लाऊं तो -1 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, यहाँ करूं तो T डैश माइनस T, एलसीएम ले लिया मैंने, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, एलसीएम ले लिया तो 1/2। अब देखो तुमसे कहा जाएगा कितना फ्रैक्शन टाइम चेंज होगा, टाइम का फ्रैक्शन कितना होगा, तो क्या ये फार्मूला लगाएंगे, टाइम का फ्रैक्शन कितना होगा, तो ये लगाएंगे फ्रैक्शन के लिए, ये लगाएंगे कितना परसेंटेज टाइम चेंज हो रहा है, तो इंटू 100 करेंगे। लेकिन अगर तुमसे पूछा गया चेंज इन टाइम कितना होगा, तो ये ऊपर वाला क्या डेल्टा टी है, डेल्टा टी मतलब टाइम में चेंज,
यहाँ डेल्टा टी मतलब ये मत समझो ना टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर मैंने किससे लिया है डेल्टा टी का, तो डेल्टा टी इक्वल टू ये आया। अब एक बात देखने का बहुत सर, पहले जो भी सिंपल पेंडुलम था, पहले मेरे पास में कोई सिंपल पेंडुलम था, ठीक है, जैसे अपन लोग देखते हैं देखो बच्चों, जैसे पहले हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक, मैंने छोड़ दिया। जो टाइम पीरियड है अगर इसकी लेंथ चेंज हो गई, लेंथ चेंज, टाइम पीरियड चेंज दिख रहा है तुम्हें, तो मुझे बताओ, देखो अभी ये है और देर हो गई, तो लेंथ बढ़ने पर क्या चेंज होता है टाइम पीरियड। अब बताइए सर ऐसा है, जैसे और लेंथ कब चेंज होगी, अगर मेटल की बनी हुई है तो टेम्परेचर चेंज तो लेंथ चेंज, टेम्परेचर चेंज तो लेंथ, तो सर लेंथ क्या हो गया, तो L डैश इक्वल टू L1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, इतनी लेंथ मेरी चेंज हो गई अगर मेरा डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज हुआ तो, ठीक है, टेम्परेचर किससे लिया डेल्टा टी, उठा के मैंने जो नया टाइम पीरियड होगा क्या लिख दिया T डैश, L की जगह क्या लगा दिया, पहले L था, अब लेंथ क्या होगी चेंज, तो क्या लगा दिया L डैश, ये लगा दिया। सर इस L अपॉन G को मैंने ऐसे लिख दिया और अंडर रूट में जो और बचा उसको ऐसे लिख दिया। ये मेरा पहले का कितना लिखा हुआ है T, पहले का कितना लिखा हुआ है T, जब मेरा बिल्कुल लेंथ चेंज नहीं हुई थी तब कितना था T, ये कर दिया, उठा के बाइनोमियल लगा दिया, ये कर दिया, फ्रैक्शन करने के लिए ये 1 इधर ले आए, फ्रैक्शन कर दिया, और ये हो गया चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड। अब जरा एक बात जरा पता दिमाग से सोचना, साफ दिमाग से, सर एक बात बताओ, अगर डेल्टा थीटा पॉजिटिव, अल्फा तो पॉजिटिव होता ही होता है, और समय कभी निगेटिव, ये टी समय तो है, समय कभी निगेटिव, तो सर अगर डेल्टा थीटा पॉजिटिव तो डेल्टा टी भी डेल्टा टी भी है ना सर, डेल्टा थीटा पॉजिटिव तो डेल्टा टी भी, डेल्टा टी पॉजिटिव का मतलब है टी डैश क्या है ज्यादा, टी क्या है कम। फिर एक बात पूछो, डेल्टा थीटा पॉजिटिव यानी कि टेम्परेचर क्या हुआ इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेल्टा टी क्या हो गया पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीज होता तो डेल्टा टी क्या होता नेगेटिव। अगर डेल्टा टी पॉजिटिव यानी कि टी डैश माइनस टी यानी कि टी डैश ज्यादा और टी क्या कम, सही। अब जरा सोचो, एक घड़ी है, तुमने देखा घड़ी चलती है सेकंड सेकंड चलती है, अब तुम्हारे पास घड़ी में एक खराबी आ गई, वो एक सेकंड जो है पहले एक सेकंड जितनी देर में हो रहा था, ठीक है, अब वो एक सेकंड क्या कर दे रही है, एक सेकंड होने में पहले जो टाइम हो रहा था, जैसे मान लो पहले यहाँ से चल रही थी, यहाँ से ऐसे, ठीक है, एक सेकंड में जो टाइम लगा रही थी, अब एक सेकंड होने में ज्यादा समय लगा रही है, पहले से क्या लगा रही है ज्यादा, समझ रहे हो, पहले मान लो 5 सेकंड में 5 सेकंड पहले मान लो 15 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाना, अब 15 सेकंड चलने में कम देर लगा रही है, यानी कि यहाँ तक जाता है, टाइम क्या हो गया ज्यादा लग रहा है उसे, एक सेकंड में टाइम होने में क्या लग रहा है ज्यादा, पहले 3 सेकंड होने में मान लो 3 सेकंड लगे, अब 3 सेकंड होने में समय क्या लग रहा है ज्यादा, तो टी डैश पॉजिटिव है, अगर ज्यादा लगेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी फिर से समझो एक बात, यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन है सर, हमारे यहाँ तक तो समझ में आ गया, डेल्टा टी पॉजिटिव टी डैश ज्यादा होगा। अब टी और टी डैश जानो पहले होता है, टी का मतलब है जब मेरी घड़ी सही थी तो एक सेकंड जितने में हो रहा था, अब घड़ी में क्या आ गई लेंथ चेंज हो गई,
अगर लेंथ चेंज होगी तो अब जो 1 सेकंड के लिए समय लग रहा है वो क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। पहले 1 सेकंड लग रहा था, अब 1 सेकंड के लिए क्या लग रहा है, ज्यादा। अगर 1 सेकंड होने में, यानी कि पहले घड़ी जो थी जब बिल्कुल सही थी तो 15 सेकंड में यहाँ आ गई, अब इसे यहाँ से यहाँ तक आने में समय क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। अगर समय ज्यादा लगेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, वो सिर्फ घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो, घड़ी हो जाएगी स्लो। और समझ में नहीं आया तो कतई दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, सीधे एक बात लिख के इसे यहाँ तक उतार के नोट करके लिख लो, इफ डेल्टा थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है, हाँ यहाँ पे नोट कर लेना, यदि 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 टेम्परेचर राइज होगा, ऐसा करके लिखना, यदि टेम्परेचर राइज होगा, यदि टेम्परेचर राइज होगा तो घड़ी स्लो हो जाती है। यदि टेम्परेचर राइज होगा, राइज मतलब बढ़ना, ठीक है, राइज होगा यानी कि बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर राइज होगा तो घड़ी स्लो हो जाती है। यदि टेम्परेचर राइज होगा तो घड़ी स्लो हो जाती है। यदि टेम्परेचर राइज होगा तो घड़ी स्लो हो जाती है, तो घड़ी स्लो हो जाती है। और यदि टेम्परेचर कम होगा, यदि टेम्परेचर कम होगा तो घड़ी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, तो घड़ी फास्ट हो जाती है, तो घड़ी फास्ट हो जाती है। बस इतना याद रखो। यदि टेम्परेचर कम होगा, यानी कि इफ टेम्परेचर डिक्रीज, इफ टेम्परेचर डिक्रीज, यदि टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो घड़ी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक, एक स्लो हो जाती है, एक बार क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इस समय जो घड़ी में सेल लगे हैं वो एनर्जी देते हैं बेसिकली रोटेशन के लिए। अब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन पुरानी, ये सिचुएशन पुरानी, ये सिचुएशन पुरानी। नोट करके नई लाइन से लिखना, ये एक तो खत्म होता है, नोट करके नई लाइन से लिखना। हालांकि ये हट चुका है तुम्हारे कोर्स से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी जगह तुम लोगों को पता भी है, छोटा सा टॉपिक है, तुम लोगों को पता भी है, ठीक है, तो नोट करके खाली लिख दो, छोटा देखो। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम, ठीक है। डेंसिटी कितना रहता है, मैक्सिमम रहता है। और कितना रहता है, कितना रहता है वाटर का, 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे घटाएं, चाहे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अपन बढ़ाएं चाहे घटाएं, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मैक्सिमम क्या होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर करें अपन, चाहे कम टेम्परेचर करें, चाहे ज़्यादा करें चाहे कम करें, ठीक है, वो घटती ही, वो घटती है। अगले लिखना, वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड,
वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नहीं है, इसी में है, नोट करिए। वॉल्यूम क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा? बोलो। मिनिमम। अरे डेंसिटी मैक्सिमम, तो वॉल्यूम क्या होगा? मिनिमम। वॉल्यूम क्या होता है? मिनिमम। ठीक है, बस ये आपको ठीक है। ये वैसे चैप्टर हट चुका है, ये वैसे चैप्टर ठीक। चलो अब अच्छा केटीजी है, केटीजी बेटा मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी को बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसे रख कर दूँ। अगर हेड में लो आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस। सबसे पहले हेड में डालो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। हेड डालो बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी हाँ थोड़ा मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। चांद पर बात, चा से चार्ल्स, बा से बॉयल्स, ये बीच में से ठीक है। चा से चार्ल्स, चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहता है? दा से दा, प्रेशर, दा से दा मतलब प्रेशर। बा से बॉयल्स में ता से टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉयल्स में क्या क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहता है? दा, प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ में तुम बोले क्या कांस्टेंट रहता है सर? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हम लोग सीधे एक बात जानते हैं, हमने कहीं ये सुना है PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अगर सर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर नहीं बदले। अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा सर R तो कांस्टेंट होता ही है, R तो कांस्टेंट होता ही है। R का जूल में कितना होता है? 2। कैलोरी में क्या होता है? 8.314। N क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और N क्या होते हैं बच्चों? W/M, W/M। N क्या होता है? W/M। W क्या होता है जहाँ पे? हाँ आपका नीचे M क्या होता है? मोलर मास, ठीक है। तो वही तो N होते हैं तुम्हारे मोल्सों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। N होते हैं मोलों की संख्या। सर अगर मुझे बताओ, ये दोनों तो कांस्टेंट होते ही होते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इधर वाली कोई चीज बदल रही है? नहीं बदलेगी। अगर नहीं बदलेगी तो मैं क्या कहूँगा? PV क्या है? PV क्या है? कांस्टेंट। इधर वाली चीज बदल नहीं रही है। अगर नहीं बदल रही है तो पूरी PV क्या है? कांस्टेंट। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो P1 V1 बराबर P2 V2, यानी कि पहले प्रेशर P1, बालू V1 बराबर। अब तुम प्रेशर चेंज कितना ही कुछ कर दो, लेकिन PV हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब अगर मैं इसमें ग्राफों की बात करूँ सर, एक तरफ P और एक तरफ B, एक तरफ P एक तरफ T, एक तरफ B और एक तरफ P, ठीक है। कोई मैंने ये ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ में देखो, अभी ये ग्राफ किस और किसके बीच में है? P और B मतलब बालू। अब तुम मुझे बताओ
पीवी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। अगर पी बढ़ेगा तो बी कम होगा, पी बढ़ेगा तो बी कम होगा, और बी बढ़ेगा तो पी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे इन्वर्सली। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो बी बढ़ रहा है तो पी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम। और वैसे भी बी कम हो रहा है तो पी क्या हो रहा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा। अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। अगर तुम्हें कहीं भी ग्राफ में टेम्परेचर दिख जाए तो जैसे ही तुम्हें देखा सर जी अरे देखो टेम्परेचर है, मुझे बताओ मैं यहाँ पर टेम्परेचर कितना ही बढ़ा दूं, नहीं सॉरी टेम्परेचर बालू में कुछ भी कर दूं, प्रेशर कुछ भी कर दूं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मान लो स्टार्टिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है तो वो 300 केल्विन ही रहेगा, हमेशा क्या रहेगा 300 केल्विन। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो कुछ मत करना, अगर यहाँ पर क्या कांस्टेंट है टी, तो एक सीधी रेखा डाल देना टी पर, यहाँ पर टी दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या डाल दो, सीधी रेखा। क्यों, देखो टी जो था वो है, प्रेशर तुम कितना ही चेंज करते रहो, प्रेशर कितना ही, देखो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, क्या टी चेंज हो रहा है, टी कांस्टेंट। ऐसे इसमें देखो वॉल्यूम कितना ही बढ़ा दो, क्या टी चेंज होगा, नहीं। ठीक है, तो इसको, हाँ तो ये था तुम्हारा बॉयल्स का लॉ, बॉयल्स का लॉ। ठीक, उसके बाद हम बढ़ेंगे हम चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। वर्षा कुमारी, नरेश पाल सिंह, भरत पांडे, मुरलीधर, वीरपाल सिंह, आरती, निसाबी, प्रेमपाल, इब्तिदाली, हेमंत सिंह, महवेश, आदिया, माहेनूर, लुबना, उमरा, तहूर, वामिद, यूशरा, अर्निक, शिवम, प्रशुन्न, महक, लक्ष्मी। लिखना है आपका नाम, ये अंदर है लिखा जाता है। कोई बच्चा तो नहीं, रेमपाल हो गया, पलक और आपका नाम लिखा हुआ है, ये लिखा जाता है लिस्ट में लिखा है। देखो अगला चार्ल्स लॉ। चलो हैवी डाला हमने, क्या डाला, चार्ल्स लॉ। अब सर जी पी कांस्टेंट, वी बराबर चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, पी, पी इक्वल टू क्या होता है, NI। अगर प्रेशर कांस्टेंट
तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी? टी टाइम पीरियड की वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। देखो प्रेशर चेंज नहीं होगा, एनआर तो चेंज होता ही नहीं। यस सर। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर। ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, V1 अपॉन V2 T1 upon T2। यस सर। अगर सर मैं इसका ग्राफ देखूं PV डायग्राम, अब इसमें क्या कांस्टेंट था सर? प्रेशर। तो जैसे ही मुझे प्रेशर देखा मैंने सीधी लाइन डाल दी, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। इसमें ऐसे ग्राफ बन गया। इसमें देखो है, अगर B बढ़ेगा तो PV बढ़ेगा डायरेक्टली। अगर B बढ़ेगा तो PV बढ़ेगा, यस सर। और B कम होगा तो PV टी भी कम होगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है स्टेट लाइन, ठीक है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो PV बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा बढ़ रहा है। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो BV क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो BV क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये कह रहा है हमारा चॉइस है। टेम्परेचर वाला क्वेश्चन। अगला इसके लिख लो, उसके बाद डालेंगे हम लोग प्रेशर लॉ, और प्रेशर लॉ को ही हम लोग बोलते हैं गैलूसैक लॉ। गैलूसैक लॉ गैलूसैक लॉ, ठीक है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रेशर लॉ, ठीक है, हाँ प्रेशर लॉ। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, कहीं भी सोचो प्रेशर लॉ लिखा है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसमें क्या कांस्टेंट रहते हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट। हमारी इक्वेशन क्या थी? PV इक्वल टू एनआरटी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर इसका मतलब P1 P2 बराबर P1 P2। ठीक है। इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम रहेगा, सर ग्राफ बना देना जरा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम पर स्ट्रेट लाइन, सही है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम पर स्ट्रेट लाइन। और देखो अगर मेरा प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी, ये बने। ये है गैलूसैक, ठीक है। तो गैलूसैक लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ। अच्छा, आइडियल गैस की क्या विशेषताएं होती है? पहली चीज, आइडियल गैस आपस में कभी मिक्सअप मिक्स नहीं होते हैं। नहीं होती, इनके ऑर्बिट्स कंप्लीट होते हैं। हाँ। जैसे कौन कौन सी हैं? जिनॉन। हेमा ने अंगूर खरीदे, जीना रोने लगे, यही है ना। सर और ने- कैसे कोटेशन से याद करिए तुमने? सर ने याद करवाई थी रीना रीना और करीना। अच्छा, रीना रीना और करीना, ठीक है, कोटेशन से याद होती है ना ये हर हाँ। चीज। तो बिल्कुल लास्ट में थी, बिल्कुल ऐसे लास्ट में, जैसे यहाँ पर चार्ट बना हुआ हो तो बिल्कुल लास्ट लास्ट में, में ठीक है, आइडियल। बिल्कुल लास्ट में, हाँ। जिनके ऑर्बिट पूरी तरीके से फिल होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। पूरी तरीके से फिल होते हैं, और वो किसी दूसरे गैस के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आइडियल गैस। देखो बता लिया। हरी ना ना, इसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसमें लिखना नॉन इंटरैक्टिंग आइडियल गैस, नॉन इंटरैक्टिंग मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट ना करें, नॉन इंटरैक्टिंग आइडियल गैस, नॉन इंटरैक्टिंग आइडियल गैस is the sum of partial pressure, is the sum of partial pressure, partial pressure exerted by exerted 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 by individual INDI चूली वाली VI DUAL individual gases in the mixture, gases in the mixture, gases in the mixture। अब देखो इन्होंने ये कहा कोई वो गैसें जो आपस में इंटरेक्शन ना करें, इंटरेक्ट ना करें, तो उन गैसों को अगर मैंने एक चैम्बर में भर दिया, किसी भी चैम्बर में भर दिया, पहली गैस का प्रेशर P1, दूसरे का P2, तीसरे का P3, P4, ठीक है, ऐसी गैसेस भरती हैं तो P1 P2 ठीक है, ऐसे चलता रहेगा तुम्हारा। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहूँ इस पूरे चैम्बर का वॉल्यूम कितना है B, पूरे के पूरे चैम्बर जो है, पूरा का पूरा चैम्बर उसका वॉल्यूम क्या है B। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ PV बराबर क्या होता है nRT। तो मैंने कहा अगर इसका मोलों की संख्या N1 है, ठीक है, और RT टेम्परेचर सबका मैंने कहा टेम्परेचर सबका क्या मान लो सेम मान लो, टेम्परेचर सबका क्या मान लो सेम, यानी कि अरे सबको जब मैंने मिला दिया है, सबको मैंने मिला दिया तो टेम्परेचर सबका क्या है सेम, N1 RT1 N2 RT N3 RT ऐसे चलता रहेगा। तो सब में P ऐसे ही रहने दो, अगर B को कहाँ ले दो नीचे, N2 RT अपॉन N3 RT अपॉन B। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, डाल्टन्स कभी पूछता नहीं, जो पूछा जाता है वो तीन ही पूछे जाते हैं, कौन से चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और प्रेशर, और कौन सा प्रेशर गैस-लूसेक लॉ, गैस का फॉर्म क्या होता है बी का मुझे इनसे क्या होता है पूछो, हमारे सामने पूछो, ठीक है, जब कांस्टेंट। तो बस हमें याद रखना है चांद पर बात, चांद पर छुट्टी, और चांद पर बात के बाद में क्या होगा वैल्यू सेट रहेगा, वैल्यू सेट क्या समझ कांस्टेंट है, समझिए वैल्यू कांस्टेंट, सिंपल सी बात। अब देखो अब सुनो, एक क्वेश्चन अगर करा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी क्वेश्चंस करने इसके ऊपर, चलो अच्छा एक और लिखो, लिखना ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का मतलब ये है
किसी चीज के डिफ्यूज होने की पावर या कोई चीज का डिफ्यूज होने का रेट। रेट का मतलब क्या होता है कि उड़ जाना, ठीक है, उड़ जाना। अब देखो क्या होगा, तुमने दो चीजें रखी हैं अपने पास, ठीक है, एक रखा आपने, तीन चीजें रखी, एक पेट्रोल, एक पानी और एक परफ्यूम की बोतल। परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम की बोतल खोल कर रखी, कौन सबसे पहले उड़ जाएगा? उसके बाद डीजल, वो पेट्रोल, फिर पानी। तो किसी भी चीज के उड़ने की जो दर होती है ना, उड़ने की दर डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी के ऊपर। जिसकी डेंसिटी जितनी कम वो उड़ेगा उतना ज्यादा। तो ग्राम्स ने यही कहा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट रो या अंडर रूट डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट डेंसिटी। इन्होंने कहा किसी चीज की डेंसिटी जितनी कम होगी वो चीज उतनी तेजी से उड़ जाता है, यानी कि गायब। इसमें लिखना द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, of a gas, the rate of diffusion of a gas inversely proportional to the, of a gas inversely proportional to the square root of its density, square root of its density, square root of its density। ये इनवर्सली होता है, एक पर्टिकुलर आएगा तो क्या होता है इनवर्स, ठीक है। रो क्या है डेंसिटी, आर क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ मतलब उड़ने की पावर, रेट ऑफ डिफ्यूजन उड़ने की पावर, ठीक है। तो उड़ने की पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसकी डेंसिटी कम होगी। जिसकी डेंसिटी कम वो उड़ेगा ज्यादा, जिसकी डेंसिटी कम वो उड़ेगा ज्यादा। फिर चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना। ए परफेक्ट गैस, ए परफेक्ट गैस at 27 degree centigrade, a perfect gas at 27 degree centigrade, 27 at 27 degree centigrade is heated at constant pressure, at constant pressure so as to double its volume, so as to double its volume. The increase in temperature, the increase in temperature, the increase in temperature of the gas will be, of the gas will be ठीक है। तो बच्चों एक बात है, अगर
ये तुम्हारे जो भी ला हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन सब में अगर तुम्हें टेम्परेचर दे रखा हो डिग्री सेंटीग्रेड तो तुम डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना पहले केल्विन में, फिर क्वेश्चन करो, ठीक है? डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू केल्विन। तो सबसे पहले 3 सबसे पहले बताओ कैसे, इसमें कौन सा ला है, ला कौन सा है इस क्वेश्चन में, कौन सा ला लग रहा है? ग्राम्स लग रहा है, डाल्टन लग रहा है, चार्ल्स लग रहा है, बॉयल्स लग रहा है, गैलुसैक लग रहा है, क्या लग रहा है? बॉयल्स लग रहा है। इसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर, क्या कांस्टेंट है देखो? प्रेशर तो कांस्टेंट, बॉयल्स में तो बात तो बात क्या आता है? टेम्परेचर चार्ल्स में क्या कांस्टेंट होता है? डाल्टन। तो प्रेशर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो चुपचाप से चार्ल्स लग रहा है, तो सिंपल बात है। और चार्ल्स में अब मुझे पता है सर पी वी इक्वल टू मैंने एनआरटी, ये तो हर किसी बंदे को पता होगा, ठीक है? ये हर पता होता है भाई, इतनी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो तो अब दो आप तुमसे, अब ऐसा थोड़ी ना कि इसमें 4 का 5 दिया जाए ना, तो याद ही होगा ना। तो भाई उसी हिसाब से ये पी वी इक्वल टू एनआरटी सबको पता है। सर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि सर B1 बटे V2 T1 बटे T। पहले वॉल्यूम B था, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? डबल। कितना हो गया? तो क्या हो गया? 2B। पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने कहा अगर डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू केल्विन तो तुम्हें 273 से क्या कर देना? जोड़ देना। 273 जोड़ देना। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर मैं 273 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 300 B से B कैंसिल, तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 600 600 केल्विन, 600 केल्विन, तो तुमसे कह रहा है फाइनल टेम्परेचर 600 केल्विन हो गया। क्या हो गया? केल्विन। अब इसको किस में कन्वर्ट करो? डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने कहा था अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 जोड़ देना, और केल्विन को 273 में कन्वर्ट कर, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से क्या घटा दूं मैं? 473 तो 327 कितना आएगा? ठीक है, तो टेम्परेचर कितना हो गया? 300। तो टेम्परेचर चेंज हो गया, कितना हो गया? 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, नीट नहीं पूछते, ठीक है? ये सरल क्वेश्चन की P1 कांस्टेंट है तो P1 B1 बराबर P2 B2, और ये सब क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, नीट नहीं पूछता है, ठीक है? अब नीट देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। नीट क्या करेगा? तुम्हें ग्राफ दे देगा, एक तरफ प्रेशर और एक तरफ वॉल्यूम, और ये तुमसे कह देगा ऐसे तुम्हें कोई ग्राफ दे देगा, ऐसे कोई ग्राफ, और तुमसे ग्राफ में कह दिया सर इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2, कोई ऐसे ग्राफ दे दिया, ठीक है? तुमसे कहेगा which of the following is correct? कौन सा सही है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए बी सी डी, ठीक? अगर इस टाइप का तुमको कोई भी क्वेश्चन मिले, सी, अगर इस टाइप का तुमको कोई भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे तुम लोग? इसमें कोई ला नहीं है। अगर तुम दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस है
हाँ सही आइसोथर्मल है, क्योंकि अगर इसके लिए देखोगे तो टेम्परेचर हर जगह क्या है, सेम। इसके लिए भी हर जगह टेम्परेचर सेम, तो आइसोथर्मल कह सकते हैं। अब तुमसे कहा गया कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो सिर्फ एक ही बात याद रखना, ठीक है, PV इक्वल टू NR। और बच्चों मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसे साथ साथ याद करते रहना, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ सबसे सरल तरीके से और अच्छा पढ़ा दिया जाता है। सर मैं सिर्फ तुम्हें एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या, PV इक्वल टू NR। याद हो गया, याद हो गया। तुम जिस पे कहोगे मैं उस पर एक सीधी लाइन खींच दूंगा, किसी एक सीधी लाइन खींच लूंगी जिस पर कहोगे। तुम कहो P पर खींचूं कि B पर खींचूं, जिस पर बोलोगे। कैसे बताओ किस पर खींचूं, P पर खींचूं B पर, जिस पर करो दोनों से आंसर आ जाता है अपना, तो P पर खींचो। ये बोलिए सर P पर सीधी लाइन खींची, मैंने P पर सीधी लाइन खींची। सीधी लाइन का मतलब मैंने क्या बताया कि वहां पर प्रेशर क्या हो गया, अगर मैं B पर खींचता तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता। सर जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर, ये A पॉइंट ले लिया, ये मैंने B पॉइंट, सही है। या तुम चाहो तो बेटा यहाँ 1 और 2 लिखा है तो इसे 1 ले लो और इसे 2, सही है। प्रेशर दोनों जगह क्या हो गया, सेम, तो प्रेशर हटा दिया। NR तो कांस्टेंट है ही, तो NR भी हटा दिया, NR हटा दिया। अब मुझे बेटा अगर ये सीधी लाइन इधर जा रही है तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे चीज बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर देखो यहाँ पर टेम्परेचर ये बालू में, सर देखो अगर मैं इसको ऐसे नीचे लाऊं, नीचे लाया तो क्या ज्यादा होगा, ये 2 है तो ये B2, ये ज्यादा होगा, ये 1 है तो B2 क्या होगा ज्यादा, किससे, B1 से। तो सर जी यहाँ पर क्यों B2 तुमने ज्यादा क्यों बोला, अरे मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा है तो बढ़ता है, इधर जा रहा हूँ तो B2 क्या होगा। अब तुम्हें पता है अगर B बढ़ेगा तो PV बढ़ेगा और B घटेगा तो PV घटेगा। अगर B2 ज्यादा है तो कौन सा ज्यादा होगा, T2। और अगर B1 कम है तो कौन सा कम होगा, T1। तो इसमें कौन सा ज्यादा है, B वाला सही है, T2 में ज्यादा है, ऐसा, ठीक है। बस एक बार सीधी लकीर खींच देनी है, सीधी लकीर खींच के ऐसे कर देना। अब इसी क्वेश्चन को मैं B पर भी लकीर खींच के बता दूंगा तुमको, तुम चाहो तो किसी B पर खींच दूंगा तो तुम्हें और थोड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोनों में से किसी पे खींच दो। मंगलवार मैंने थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दी है जिससे कि आज जो बच्चे नहीं आए, ठीक है, उनका ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अब जब भी मंगलवार को हमारी क्लास है, ठीक है, तो मंगलवार की क्लास को अब्सेंट मत होना। हाँ मंगलवार को क्लास नहीं, मंगल और बुध बस 2 दिन, मंगल और बुध। अब देखो इस लेक्चर के बाद हमारे 7 लेक्चर बचे हैं, हाँ, और 7 लेक्चर में सोचूंगा थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट कर दूंगा। अब सर जी देखो इस चीज को समझो, सर अगर मैं देखो बच्चों, सर मैंने सीधी जो लकीर खींची वो B पर खींची, तो अगर B पर खींची सर PV इक्वल टू NR, तो इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है, तो बोले B, मैंने B हटा दिया। अगर अब मैं कहाँ ऐसे करूंगा
डॉटेड है, हाँ ये 1 है तो इसे पॉइंट को बनवाना और इसे क्या माना 2 माना। तो मैंने देखा सर ये P2 और ये भाई बनवाना है तो P1, ये 2 माना है तो जो यहाँ पर हो वही यहाँ पर ले लेना। अगर यहाँ पर PB होता तो इसे B मान के यहाँ पे कर देते PB, इससे कि कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ A होता तो इसे A मान के इसे क्या कर देते PB। अब सर जी देखो NR तो कांस्टेंट होता ही है, अब मुझे बताओ अगर P ज्यादा तो TB ज़्यादा और P कम तो TB। कम तो अगर P2 देखो कौन सा ज्यादा है इसमें से, इन दोनों में से P2 इज ग्रेटर देन P1 अगर P1 ज्यादा होगा, देखो P ज्यादा तो TB ज्यादा, हाँ तो अगर P ज्यादा होगा तो TB क्या होगा ज्यादा। यानी कि सर जी P2 इज ग्रेटर देन T। ठीक है, इसी चीज को अगर तुम ऐसे करो तो इस टाइप से भी ला सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, ठीक है, तो इससे पहले भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे पूछ लिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक तरफ B और एक तरफ ठीक है, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, ये कौन सा ज्यादा है, B और T का ग्राफ दे रखा है अपन को, ज्यादा और कम पूछ रहा है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। थैंक यू। देखो एक बात सोचो सर जी, मैं सीधे जानता हूँ PV इक्वल टू NR। ठीक है, किसी एक पर लाइन खींच लो जिस पर मन करे, खींच ली, कांस्टेंट वॉल्यूम खत्म कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम क्या कर दिया खत्म। अब देखो सर टेंशन किसी बात की नहीं सर, ये है T, ये 2 है तो T2 और ये T, तो T2 क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन, अगले आ रहा हूँ, तो T2 ज्यादा होगा किससे, और मैंने यहाँ का देखा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर भी, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा है P2 का, तो प्रेशर किसका ज्यादा P2 होगा का P2, तो P2 अपॉन B का दूसरा। ठीक है, इस तरह से।